बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के बजाय माजी पर इन्हिसार किया जा रहा है। 3 साल पहले जिस बाबर आजम को टेस्ट कप्तानी से हटाकर नई सोच और नए विजन के नाम पर शान मसूद को जिम्मेदारी सौंपी गई, आज वही बोर्ड दोबारा बाबर आजम के दरवाजे पर खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये बाबर आजम की जीत है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों की शिकस्त। शान मसूद की कप्तानी क्यों नाकाम हुई? क्या सिर्फ नताइज जिम्मेदार थे या उन्हें कभी वो टीम, वो माहौल और वो इख्तियारात ही नहीं दिए गए जिनकी एक कप्तान को ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर टेस्ट स्क्वाड से बाहर हैं। क्या ये फिटनेस का मामला है, वर्कलोड मैनेजमेंट है या फिर पाकिस्तान के बड़े स्टार की टेस्ट क्रिकेट से कम होती वाबस्तगी एक नए बहरान की अलामत बन चुकी है। और सबसे अहम सवाल, आखिर सिलेक्शन कमेटी की सिमत क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान के पास कोई तवील मुद्दती टेस्ट प्लान मौजूद है या फिर नाकामी के बाद सिर्फ चेहरे बदल दिए जाते हैं जबकि निज़ाम वही रहता है? इन्हीं तमाम अहम सवालात पर आज होगी तफसीली और दो टोक गुफ्तगू। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए कौमी टेस्ट टीम का ऐलान और एक बार फिर बाबर आजम को कप्तानी के मनसब पर फाइज करने का ऐलान करते हुए सिलेक्शन कमेटी के रुकन और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद ने साबिक कप्तान शान मसूद के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। आकिब जावेद ने कहा कि उन्होंने शान मसूद की क़यादत में कई करीब के टेस्ट मैच देखे लेकिन कुछ बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे थे। मिसाल के तौर पर सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका आखिरी विकेट की शराकत ने 50 रन से ज़ायद रन बनाकर मैच हमारे हाथ से निकाल दिया। इसी तरह मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम बहुत आसानी से शिकस्त खा गई। आकिब जावेद ने मज़ीद कहा कि कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वो मैच को कामयाबी से इख्तिताम तक पहुँचाए। जिस तरह से एक कैप्टन को मैच को फिनिश करना यही एक टास्क है। साउथ अफ्रीका के यहाँ टेस्ट मैच है, उसमें अगर आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जो सिलेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि टीम का ओवर रेट मेंटेन रखना, DRS के डिसीजंस लेना, टॉस जीत के फैसला करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो टन्योर शान का गुज़रा है उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप देखें तो अच्छी रही है। बट एज कैप्टन जो एक डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे, तो वी वांटेड टू लुक फॉर ए कैप्टन के जो आके इस टीम को मज़ीद बेहतर तरीके से लीड करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त अहम इंतज़ामी हैसियत रखने वाले और टीम से मुताल्लिक़ बड़े फ़ैसलों में कलीदी किरदार अदा करने वाले आकिब जावेद ने शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटाने की वजूहात बयान करते हुए 2 मैचों का ख़ास तौर पर हवाला दिया। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सेंचुरियन टेस्ट और मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम टेस्ट। उनके मुताबिक ये वही मौक़े थे जिन्होंने शान मसूद की कायदाना सलाहियतों पर संगीन सवालात खड़े किए। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी जन्म लेता है। जनूबी अफ्रीका के दौरे और फिर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के दौरान आकिब जावेद खुद ड्रेसिंग रूम में अबूरी हेड कोच की हैसियत से मौजूद थे। अगर सेंचुरियन टेस्ट में मार्को यंसन और कागिसो रबाडा पाकिस्तान के हाथ से जीता हुआ मैच निकाल रहे थे तो क्या बतौर कोच आकिब जावेद ने बर वक्त कोई हिकमत अमली इख्तियार की? क्या मैदान में कोई वाज़ेह पैगाम भेजा गया? क्या बॉलिंग में तब्दीली, फील्ड सेटिंग या दीगर हिकमत अमली के ज़रिए शराकत को तोड़ने की संजीदा कोशिश की गई? इस तरह मुल्तान टेस्ट में अगर पाकिस्तान पहली इनिंग में सिर्फ 154 रन पर ढेर हो गया तो बतौर कोच आकिब जावेद ने दूसरी इनिंग्स के लिए क्या मनसूबाबंदी तैयार की? क्या सिर्फ स्पिन के लिए साजगार विकेट तैयार करवा देना ही कोचिंग की जिम्मेदारी पूरी करने के मुतरादिफ था या इससे आगे भी कोई तकनीक और जहनी तैयारी दरकार थी? आकिब जावेद न सिर्फ शान मसूद से कहीं ज़्यादा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेल चुके हैं बल्कि वो 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कोचिंग से भी वाबस्ता रहे हैं। ऐसे में अगर शान मसूद अपनी 16 टेस्ट मैचों की कप्तानी में सिर्फ 4 फतूहात हासिल कर सके और 12 मैच न जीत सके तो क्या तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान पर आयद होती है या फिर कोचिंग स्टाफ
सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुसलसल बदलती हुई पॉलिसियों को भी इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए। आखिर एक और बुनियादी सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। शान मसूद के मुख्तसर दौरे कप्तानी में कोचेस बार बार तब्दील क्यों होते रहे? अगर एक कप्तान को मुस्तकिल कोचिंग सेटअप, वाज़ेह हिकमत अमली और यकसा पॉलिसी ही मुयस्सर नहीं होगी तो क्या उसकी नाकामी का सारा बोझ सिर्फ उसी के कंधों पर डाल देना इंसाफ होगा, या फिर इस नाकामी की जिम्मेदारी निज़ाम के इन तमाम सुतूनों पर भी आयद होती है जिन्होंने फ़ैसले किए और टीम की सिमत मुतय्यन की? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर बैटर बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट टीम की क़यादत दिए जाने पर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद बोले, सिलेक्शन कमेटी ने मशावरत की और उन्होंने देखा कि टेस्ट क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी बेहतर कप्तान साबित हो सकता है, तो सब बाबर आजम के नाम पर मुत्तफ़िक़ दिखाई दिए। देखिए, हमने सिलेक्शन कमेटी ने बैठ के मशावरत की, देखा कि कौन सा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में बेहतर कप्तान साबित हो सकता है। तो हमने तो एक ही बंदे के ऊपर डिस्कशंस तो बहुत सारी होती हैं जब, लेकिन सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक ही रिकमेंडेशंस थी और वो बाबर आजम था। 2019 में श्रीलंका के हाथों होम टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त के बाद सरफराज अहमद को क़यादत से हटा दिया गया और टेस्ट टीम की बागडोर बाबर आजम के हाथ में दे दी गई। बाबर ने अपनी पहली टेस्ट सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त देकर कामयाब आगाज़ किया। उस वक्त पाकिस्तान के पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की सूरत में दुनिया के ख़तरनाक तरीन नौजवान फास्ट बॉलर मौजूद थे और ऐसा महसूस होता था कि टीम एक नए दौर में दाखिल हो रही है। लेकिन वक्त के साथ ये ख्वाब बिखर गया। आज शाहीन और नसीम टेस्ट स्क्वाड से बाहर हैं, जबकि बाबर आजम भी वही कप्तान हैं जिन्हें चंद साल पहले क़यादत से हटा दिया गया था। अगरचे बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड 10 फतूहात और सिर्फ 6 शिकस्तों पर मुश्तमिल है, लेकिन आज जो हालात में दिखाई दे रहे हैं ख़ासा मुतासर कुन ये रिकॉर्ड है, लेकिन उनकी कप्तानी पर संजीदा सवालात भी उठे। लेकिन मुसलसल 8 होम टेस्ट सीरीज़ न जीत सकना, इंग्लैंड के हाथों अपनी तारीख़ की पहली 3-0 की होम सीरीज़ शिकस्त बर्दाश्त करना और कई मौक़ों पर बाबर की फील्ड प्लेसिंग, स्पिनर्स के इस्तेमाल और मैच को पढ़ने की सलाहियत को तनकीद का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब बैन स्टोक्स अपनी जारहाना हिकमत अमली से इन्हीं पिचेस पर ज़्यादा मौसर नज़र आए। इसीलिए बाबर आजम की वापसी को किसी जादुई हल के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये इस हकीकत का एतराफ़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास फ़िलहाल कोई बेहतर और काबिल एतमाद मुतबादिल मौजूद नहीं। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाहुल हक ने दोनों फास्ट बॉलर को ड्रॉप करने की वजह बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी का करियर ख़त्म नहीं हुआ, बस ये देखना होता है कि खिलाड़ी कैसे और कहाँ परफॉर्म कर रहा है। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को मुंतखब ना करने की वजह यह है कि दोनों फास्ट बॉलर कहीं भी 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेल रहे और ना ही उनका वर्कलोड पूरा है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है उन्हें फौकियत दी गई है। देखेंगे, ये किसी एक टीम के अनाउंस होने से ना किसी का कैरियर ख़त्म होता है ना उस पर फुल स्टॉप होता है। ये तो आगे आप देखते हैं कि वो प्लेयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी कहाँ ज़रूरत है। नसीम के लिए तो मेरे ख़्याल में सीधा जो है वो नज़र आ रहा है कि अभी सीज़न आएगा, खेलेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो उसका कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तो शाहीन या नसीम को ना पिक करने की यही वजह है कि वो अभी ना वो 4 डे खेल रहे हैं, ना उस तरह उनका वर्कलोड पूरा है, और इस वजह से थोड़ा सा जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास खेली है उनको प्रेफर किया। नुमान के लिए भी मेरे ख्याल में स्टिल ओपन है, कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर उसकी सिलेक्शन में हो सकती है। साबिक कप्तान और कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन मिसबाहुल हक ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी तवील अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसीलिए उन्हें टेस्ट स्क्वाड से बाहर रखा गया है। लेकिन इस सिलेक्शन कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर बाबर आजम को दोबारा पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान भी मुक़र्रर किया। यहाँ एक दिलचस्प तज़ाद सामने आता है। बाबर आजम ने क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच दिसंबर 2019 में सेंट्रल पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए खेला था, यानी वो तकरीबन 6 बरस से पाकिस्तान के सबसे बड़े डोमेस्टिक
फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट में हिस्सा ले ही नहीं रहे। इसके बरक्स नसीम शाह ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच अक्टूबर 2025 में लाहौर रीजन की नुमाइंदगी करते हुए खेला। यानी अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना टेस्ट टीम में इंतखाब या अखराज का बुनियादी मयार है तो फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि एक ही सिलेक्शन कमेटी ने इसी मयार को मुख्तलिफ खिलाड़ियों पर मुख्तलिफ अंदाज में क्यों नाफिज किया। क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलना सिर्फ बाज़ खिलाड़ियों के लिए मसला है या फिर सिलेक्शन के उसूल हर खिलाड़ी पर यकसा तौर पर लागू होने चाहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पाकिस्तान ना तो आईसीसी इवेंट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, बामी सीरीज़ में भी कमज़ोर टीमें पाकिस्तान को रुख करती हैं, जिस पर आकिब जावेद सहाफ़ी पर बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि वो तहकीक कर लिया करें क्योंकि पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप 1992 में जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं जीत सका और जब तक बाहमी सीरीज़ में कामयाबियां हासिल नहीं करेंगे तो रैंकिंग बेहतर नहीं होगी। जब रैंकिंग में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएंगे तो मेगा इवेंट जीतने की उम्मीद की जा सकती है। आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा यार उसकी रिसर्च कर लिया करें कि क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या ये जो आईसीसी इवेंट्स की बात इतनी ही सिंपल है कि अब 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने को 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है, तो ये ना तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि जी अगला 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना वो पाकिस्तान जीतेगा। आपने फिर कहा कि जी जो टीमें यहाँ पे आती हैं वो लेसर स्ट्रेंथन्स होती हैं। क्या इंग्लैंड की टीम कमज़ोर थी जो यहाँ आई? क्या साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ आई है जिसने टेस्ट खेला, जिसने वनडे खेला, जिसने T20 खेला, क्या वो कमज़ोर थी? ये आप ऐसी बात करके मतलब क्यों करते हैं? हम क्या इस मुल्क की क्रिकेट को नीचे ले जाने के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं या हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आप बाईलैटरल आप जीतोगे नहीं तो आपने बाय द वे इसका जिक्र ज़रूर कभी ज़रूर कर देना कि जो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं बाईलैटरल में जब तक आपकी रैंकिंग ऊपर नहीं जाएगी। अब आपकी वनडे में 5वीं रैंकिंग है, मैं समझता हूँ कि अभी भी हमारा क्लेम नहीं बनता जब तक कि हम टॉप 3, 2, 4 में ना पहुँचें। अब 8-10वें नंबर की टीम होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। बाईलैटरल ही ये डिसाइड करती हैं कि आपका अगले वर्ल्ड कप में चांस कितना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के ओहदे पर फायज़ आकिब जावेद 1992 के वर्ल्ड कप जीतने वाली तारीखी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन शायद वो ये हकीकत नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ख़ुद 1992 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए कोई सीधा और आसान सफ़र नहीं था। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई सिर्फ अपनी कारकर्दगी का नतीजा न थी बल्कि किस्मत और दीगर नताइज ने भी इसमें मरकज़ी किरदार अदा किया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच में पाकिस्तान सिर्फ 74 रन पर आउट हो गया और इंग्लैंड हदफ के ताक़ुब में था कि बारिश ने मैच रोक दिया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। अगर इंग्लैंड वो मैच जीत जाता तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुसलसल 3 फतुहात हासिल करके अपने पॉइंट्स 9 तक पहुँचाए, लेकिन उसके बावजूद सेमीफाइनल की राह मुकम्मल तौर पर उसके अपने हाथ में न थी। पाकिस्तान की किस्मत का दारोमदार और वर्ल्ड कप के आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सिडनी में होने वाले मुकाबले पर इन्हिसार कर रहा था। वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देना थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच जीत लिया। नतीजा वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया दोनों 8-8 पॉइंट्स पर रह गए, जबकि पाकिस्तान 9 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर सेमीफाइनल में पहुँच गया। यही वजह है कि 1992 की कामयाबी को सिर्फ नताइज की बुनियाद पर नहीं बल्कि हालात, मौक़े, किस्मत और बर वक्त बेहतरीन कारकर्दगी के इम्तिजाज के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए आज अगर किसी कप्तान या टीम का जायज़ा सिर्फ नताइज की बुनियाद पर लिया जाए तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या यही पैमाना 1992 की टीम पर भी लागू किया जा सकता था। रुकन सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी हुआ कि क्या शिकस्त की जिम्मेदारी सिर्फ कप्तान की है, सिलेक्शन कमेटी उसकी जिम्मेदार नहीं, जिस पर आकिब जावेद बोले कि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को तो सिलेक्शन कमेटी में सिर्फ 6 माह भी नहीं हुए, अलबत्ता वो और असद शफीक 1.5 साल से सिलेक्शन कमेटी के साथ मुंसलिक हैं। आकिब जावेद ने सहाफ़ी को मुखातिब करते हुए कहा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मुल्तान टेस्ट से वो नताइज देख लें और फिर तहकीक के बाद बात किया करें। देखिए, अभी अगर आप सिलेक्शन कमेटी को देखें तो मिसबाउल हक को
अभी 6 महीने भी नहीं हुए इंक्लूजन ऑफ मिसबाह उल हक इन इट। सरफराज भी अभी लेस देन 6 मंथ्स हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में आए हैं। असद हैं और मैं हूँ जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सेलेक्टर्स हैं। और मैंने पिछले दिन भी एक बात की थी कि आपका जो पैरामीटर्स हैं कि जी पिछले 1.5 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस आई है, तो ज़रा प्लीज़ आप सारे रिसर्च करें, नंबर्स मिलाएं एक एक चीज़ की। इंग्लैंड के टेस्ट मैच से हमने शुरू किया था मुल्तान में, वहाँ से अब तक आप रिसर्च करें T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस और टेस्ट मैचेस। इस दौरान जो हम कह रहे हैं ना कि जी वर्स्ट परफॉर्मेंस आ गई है, ज़रा वो भी उसको देखें और फिर उसके ऊपर अब जब भी चाहेंगे मैं आपके साथ बैठ के उसके ऊपर बात करने को रेडी हूँ। आकिब जावेद का ये दावा दुरुस्त है कि मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी में 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी जानिब ये भी हकीकत है कि मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी न किसी ओहदे पर बराजमान रहे हैं। मिसबाह उल हक को सितंबर 2019 में बैक वक्त हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दिया गया। फिर नवंबर 2020 से सितंबर 2021 तक वो कौमी टीम के हेड कोच रहे। 2023 में उन्हें क्रिकेट टेक्निकल कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। 2024 में वो डोमेस्टिक चैम्पियन टूर्नामेंट के मेंटोर बने। ये सूरत हाल सरफराज अहमद के साथ भी रही। वो 2024 में चैम्पियंस टूर्नामेंट में मेंटोर की हैसियत से काम करते रहे। फिर 2025 में पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ मुंसलिक किया गया, फिर कौमी टीम का हेड कोच और अब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं। दूसरी जानिब असद शफीक जूनियर और ख़वातीन टीम के सिलेक्टर हैं, टेस्ट टीम के बैटिंग कोच हैं, लेकिन उनसे कोई बात पुछ नहीं होगी और उनकी अहमियत इतनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खामोश रहे और किसी ने उनसे सवाल करना भी गवारा न किया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रीजन के इंतखाबात का सफ़र जारी है और इस हवाले से RCA के रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची में 23 जुलाई को बाकायदा इंतखाबात हो रहे हैं, उस हवाले से बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अब से चंद दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और क्रिकेट बोर्ड के अहम अशख़ास ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि डोमेस्टिक क्रिकेट पर जब तक हमारे खिलाड़ी फोकस नहीं करेंगे उनको पाकिस्तान क्रिकेट में जगह नहीं दी जाएगी। और डोमेस्टिक क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने वाली एसोसिएशंस का बड़ा अहम किरदार है और कराची को पाकिस्तान क्रिकेट की नर्सरी कहा जाता है। और अब RCA के रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची, जिसको इस वक्त नदीम उमर साहब हेड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर के रूह रवां भी हैं, चेयरमैन भी हैं, वो एक बार फिर जो 7 जोन हैं कराची के, वहाँ पर उनके पास बरतरी है और जो 7 जोन हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 में से 5 जोन जो हैं वो नदीम उमर की सरबराही पर एतमाद करते हैं। इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोन 5 से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद नफ़ीस साहब, जो कि RCA के कराची की बॉडी में बतौर कोऑर्डिनेटर टूर्नामेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे हैं और इन इलेक्शन में और नदीम उमर साहब की कैंपेन के हवाले से ख़ासे मुतहर्रिक हैं। और उनके साथ मौजूद हैं ज़ोन 6 से ताल्लुक़ रखने वाले आज़म ख़ान साहब, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मैनेजर भी हैं और कराची क्रिकेट में इनका बड़ा अहम हिस्सा है। गुफ्तगू खालिद नफ़ीस साहब आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा और एक बार फिर क्या हम ये समझे नदीम उमर पैनल जो है वो क्लीन स्वीप करेगा इंशाअल्लाह ताला? अभी दोनों के इलेक्शन हुए, 5 जोन में के हमने पैनल का ऐलान किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 जोन के पैनल में हमने इलेक्शन जीत लिया है। 2 जोन मुख्तलिफ लोग उसमें जीते हैं। 15 वोट हमारे पास मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख को नदीम उमर साहब फिर कराची रीजन के सदर मुंतखब हो जाएंगे। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 5 जोन में जिन कैंडिडेट को आपने खड़ा किया नदीम उमर पैनल से उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन खालिद नफ़ीस साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो माजी में आपको 6 जोन की हिमायत हासिल थी, तो ये तो आपके लिए एक
कंसर्न है कि एक जोन इस वक्त आपके पास नहीं है? नहीं, माजी में भी हमारे पास जो है 6 ज़रूर थे, लेकिन किसी ने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन नहीं लड़ा था। और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी हम बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। और आपको पता है इलेक्शन एदाद व शुमार का खेल है, उसमें बाद दफ़ा इंसान गलती कर बैठता है। 6 से 5 होना नदीम उमर की क़यादत की गलती नहीं, वो खालिद नफीस और आज़म खान की गलती है। अच्छा, आज़म खान और खालिद नफीस की आप कह रहे हैं कि गलती है, तो आज़म खान आपको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। आप 24/7 काफ़ी हैं, और चाहे टीमों का सिलेक्शन हो, चाहे टूर्नामेंट की बात हो, या फिर मैं ये जानना चाहूँ कि इलेक्शन के जो मामलात हैं उनमें आप काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, आप पर सवालात भी उठते हैं, आपको मुतनाज़ा करने की कोशिश भी की जाती है। तो ये जो RCAK के मौजूदा इलेक्शन का जो मामलात हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई, थोड़ी सी मैं तस्दीक कर दूं कि लास्ट इलेक्शन में हमारे पास 4 जोन थे और 6 नहीं थे, 4 थे। 5वां जोन जो हमारे साथ आया था वो बाद में आया था, और फिर छठा आ गया, 6 जोन हो गए थे हम लोग। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 जोन शुरू से ही हैं जो जीते हैं, जिसमें से 4 जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 4 जोनों के अंदर नदीम उमर साहब के पैनल के बंदे उम्मीदवार, और एक जोन जो है जोन 4, उसमें 33 के मुकाबले में 4 वोट से हम लोग जीते हैं। हमारे 33 वोट हमें डले हैं और सामने वालों को 4 वोट डले हैं। जहाँ तक रही बात इलेक्शन की, आपको पता है इलेक्शन तो एक जमहूरी तरीका है, और इसमें हमने हिस्सा लिया नदीम उमर साहब के पैनल से। और खालिद भाई ने कहा इसमें हमारी गलती, दोनों की गलती है। खालिद भाई कमेटी के सरबराह हैं, गलती हमारी नहीं है, इंसान को धोखा हो जाता है और हमें थोड़ा लोगों को पहचानने में गलती हुई। ये गलती हमारी ज़रूर है कि हमने लोगों को पहचाना नहीं, तो इस वजह से एक आध जोन हमसे या 2 जोन चले गए, नहीं तो हम इंशाल्लाह 7 जोनों में क्लीन स्वीप करते। और 2 जोन लोगों को हम पहचान नहीं सके, तो हमसे थोड़ी ये मिस्टेक हुई। इस वजह से 2 जोन के अंदर हमने वहाँ लोग अपने खड़े ही नहीं किए थे। अगर हम वहाँ अपना पैनल खड़ा करते तो हो सकता है मुकाबला अच्छा होता। बहरहाल वहाँ इलेक्शन हुआ, हमारे जो दोस्त यार हैं उन्होंने वहाँ इलेक्शन लड़ा है, और मुकाबला एक जोन में तो काफ़ी कांटेदार मुकाबला हुआ, और एक जोन के अंदर हमें थोड़ी 5-6 वोट से शिकस्त हुई है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा ये गलतियाँ ना करें। आज़म खान साहब, आपका बड़ा तवील सफ़र है कि मैं एक ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से, और अगर मैं उस तफसील में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रोफेसर सिराजुल इस्लाम बुखारी से आपने सफ़र शुरू किया, फिर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, उनके साथ काम करने का आपका इत्तेफाक रहा, प्रोफेसर एजाज़ फ़ारूक़ी के साथ आपने काम किया, और अब चंद सालों से आप डॉक्टर नदीम उमर की सरबराही में RCAK में जो कमेटी काम कर रही है उसके साथ मुंसलिक हैं। मसाइल हैं कराची क्रिकेट के हवाले से, और सबसे बड़ा मसला आपका ग्राउंड्स है, और एक तवील अरसे से आप इस शहर में क्रिकेट के हवाले से मुतहर्रिक हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आज कराची में कितने मैदान हैं जहाँ पर स्पाइक्स पहनकर जो है वो क्रिकेट खेली जा सकती है? याया भाई, एक ही मैदान है जो नदीम उमर साहब ने, आप पता है KCC स्टेडियम नदीम उमर साहब ने वो अपने ख़र्चे से उसको रेनोवेट किया, और उस पर स्पाइक्स पहन के आप क्रिकेट खेल सकते हैं। बकाया जो ग्राउंड है, 5 ग्राउंड हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के दिए थे, वो मेयर साहब ने अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं, जिसकी वजह से कराची की क्रिकेट और कराची के क्रिकेटर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम कई दफ़ा मेयर साहब के पास गए हैं, और हमने मेयर साहब से ये भी कहा है कि जो आपने कमर्शियल बेसिस पे लोगों को ग्राउंड दिए हुए हैं, वो पैसे हम KMC या जो भी जिसको भी कहें हम दे सकते हैं, और वो ग्राउंड हमें दे दें ताकि कराची की क्रिकेट जो है और क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट खेल सकें। लेकिन वो रीजन को देने के बजाय उन्होंने कुछ कमर्शियल जो लोग हैं जो क्रिकेट से पैसा बना रहे हैं उनको दिए हुए हैं, और हम सदर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब से भी अपील करते हैं कि ये ग्राउंड जो है वो शहर को दें। वो उनका शहर है कराची, हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम सिर्फ स्पोर्ट्स के लोग हैं। और आपको पता है कि आजकल 40 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, 30 साल वाले भी हार्ट अटैक में जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ग्राउंड ना होना, और लोग खेल से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि नहीं ग्राउंड मैसर नहीं है। ग्राउंड उन लोगों को मैसर हैं
जो प्रोफेशनल नहीं हैं वो मतलब हफ्ता इतवार वो क्रिकेट खेलते हैं, पैसे भारी रकम दे के खेल देते हैं। और हमारे पास तो क्रिकेटर जो है प्रोफेशनल, वो बेचारे पैसे कहाँ से लाएं खेलने के लिए। हम इनसे मेयर साहब से और सदर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध से अपील करते हैं कि वो ग्राउंड रीजन को दिए जाएं। अगर वो हमें ऐसे नहीं दे सकते तो जो पैसे वो दूसरे लोगों से लेते हैं KMC वाले, हम उनको देने को तैयार हैं और वो ग्राउंड रीजन को दे दें ताकि कराची के बच्चे क्रिकेट खेल सकें और कराची का टैलेंट निखर कर सामने आ सकें। खालिद हफीज़ साहब, जो ग्राउंड के हवाले से आज़म खान साहब बात कर रहे हैं, विजन 2003 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौक़ीर ज़िया साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे और उन्होंने ग्राउंड्स के हवाले से बड़ा काम किया, टर्फ पिचेस के हवाले से। फिर उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर कराची बने तो तब भी ग्राउंड के हवाले से बहुत काम हुआ। लेकिन जो अब कहानी आज़म खान साहब सुना रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको क्लब क्रिकेट कराने के हवाले से, जोन के बच्चों को मुतहरिक करने के हवाले से बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। कराची में एक क्लब का मैच कराने के लिए हमें 10 ग्राउंड को फ़ोन करना पड़ता है, कोई हमें फ्री में नहीं देता। कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है कि जो ये कहे कि बगैर, एक नई रस्म चल चुकी है कराची में फजर हाफ, जो फजर के बाद शुरू होता है। अब हम कितनी भी बात कर लें, हम 20,000 रुपये भी दें, वो कहते हैं हमारा फजर हाफ होगा, मैच 11 बजे शुरू होता है, हमें 50 ओवर के मैच कराने होते हैं। तो आपने क्या किया? आप इतने अरसे से कराची रीजन के साथ वाबस्ता हैं, कराची क्रिकेट की आवाज़ हैं। आप गए अलमंसूरा, आप जमात इस्लामी के सरबराह से मिले, आप मेयर कराची से मिले, आप सदर आसिफ अली जरदारी से मिले? हमने मेयर कराची साहब से भी मुलाकात की, अमीर जमात इस्लामी कराची से भी मुलाकात की। अमीर जमात इस्लामी कराची से हम 2 दफ़ा मिले। तो आज़म खान साहब, ये मसला कैसे हल होगा? एक बार फिर अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, जो आप बता रहे हैं 23 जुलाई को RCA के कराची के इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो इस वक्त अक्सरियत है वो आपके पास है, लेकिन इसी तरह आप लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे, इसी तरह खालिद नफीस की तरह आप आवाज़ उठाते रहेंगे, बेयारो मददगार बनने की जो है वो आप लोग तस्वीर कशी करते रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई हमारे पास अक्सरियत है और इंशाल्लाह हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे अल्लाह के करम से। रही बात हाथ पे हाथ रख के, हम पहले भी नहीं बैठे। जैसे खालिद भाई ने कहा, हम मेयर साहब के पास भी गए, मेयर साहब को कितनी हमने दरख्वास्त भी की, मिले, वफ्द भी जाके मिले। और मुनम साहब से जो हमारे मेयर कराची हैं, मुनम जफ़र साहब, सॉरी जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। सब यकीन दहानियाँ कराते रहे लेकिन उन्होंने ग्राउंड नहीं दिए। अब आपको मैं बताऊं कि ग्राउंड स्पोर्ट्स जो है वो आप पता खेलने के लिए होते हैं, यहाँ कमर्शियल बेसिस पे ये है कि जैसे खालिद भाई ने बताया कि क्लब क्रिकेट को कराने के लिए हमें ग्राउंड, मिसाल के तौर पे मैच कल है तो हमें 1 महीना पहले उनको बोलना पड़ता है और वो भी पैसों के साथ। और KCCA ग्राउंड जो है उस पर कोई पैसा क्लब क्रिकेट का या जोन का कोई नहीं लिया जाता। वो नदीम उमर साहब ने अपने पैसों से उसको डेवलप किया है नए सिरे से, और एक वो वाहिद ग्राउंड है जिस पे अभी क्रिकेट हो रही है। और 3-4 करोड़ की आबादी के शहर के लिए एक ग्राउंड नाकाफ़ी है। मैं एक दफ़ा फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करता हूँ जो हमारे कराची के करता धरता हैं कि देखें, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम सियासतदान नहीं, हम कराची की क्रिकेट के हवाले से आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कराची के खिलाड़ियों को ग्राउंड मुहैया किए जाएँ ताकि वो अपना टैलेंट सामने लाएँ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, जिससे कराची का नाम भी रोशन हो। खालिद नफीस साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि जी कराची के बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्लब क्रिकेट का मैच जो है वो फजर हाफ में खेलने को कहा जाता है, आप 20 ओवर की क्रिकेट तक महदूद हो गए हैं, 40 ओवर का मैच खेलना आपके लिए अब मुमकिन नहीं रहा। लेकिन जो इस वक्त आवाज़ है, जो इस वक्त जो मामलात चला रहे हैं, उनका कहना यह है कि माजी में ये मैदान आपके पास हुआ करते थे, आप भी मल्टीनेशनल कंपनियों को किराए पर दिया करते थे, ठेके पर ये ग्राउंड चले जाया करते थे, और अब ये जो हम पैसे लेकर आ रहे हैं, ग्राउंड को मेंटेन करना पड़ता है, ग्रास को बनाना पड़ता है, पिच को मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनके अखराजात निकलते हैं इस तरह। जब तक KCC के पास ये ग्राउंड थे, फारूकी साहब का आखिरी दौर था, जब तक कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि 40 ओवर के मैच ना हो। नहीं, कभी मल्टीनेशनल कंपनी आपके टाइम में मल्टीनेशनल कंपनी आपने हफ्ते इतवार को कभी उनको मैच नहीं दिया? उन लोगों ने दिया, जो लोग ग्राउंड इंचार्ज थे उन्होंने दिया। उसकी वजह आपने ठेके पर नहीं दिया मैदान? नहीं, उन्होंने ठेके पे, कराची में कोई भी ग्राउंड उस दौर में ठेके पे नहीं गया। जब KCCA के अंडर में, जब KCCA अंडर पे कभी ठेके पे नहीं गया। हाँ, लेकिन हफ्ता इतवार को ज़रूर ग्राउंड जाता था ताकि ग्राउंड के मुलाजमीन की तनख्वाह वहाँ से निकाली जा सके। लेकिन कभी भी किसी आदमी ने भी कोई किसी भी ग्रुप का हो,
चाहे आज वो हमारे साथ हो या ना हो, किसी ने ग्राउंड को अपने ज़ाती वसाइल के लिए तो अभी तो आपके पास सिर्फ हफ्ता इतवार को ही नहीं है ना, बाकी 5 दिन नहीं, एक दिन भी नहीं है हमारे पास, 1 घंटे के लिए नहीं है। अगर KCCA के बाद अभी हम ये अंडर 19 का टूर्नामेंट हो रहा है, हमने 1 महीने पहले ग्राउंड बुक किया और 20,000 रुपये में बुक किए। क्रिकेट को अगर हाल इसका सही करना है, लोग कहते हैं कराची से लड़का नहीं आता है, कराची में क्लब क्रिकेट कौन खेलने देता है? जिस ग्राउंड पे जाओ लोग यहाँ ठेकेदार बैठे हुए हैं, अरे हम तो कहते इतने पैसे हमसे ले ले, RCA देने को तैयार है, नदीम उमर 5 साल के लिए एडवांस देने को तैयार है। कराची की क्रिकेट खत्म हो गई, क्रिकेट खत्म होती है। अगर क्रिकेट खत्म हो गई तो डोमेस्टिक T20 के फाइनल में कराची की टीम कैसे पहुंच गई? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का टाइटल कराची ने कैसे जीता? नहीं, ये इसका मतलब मैं निचली सतह की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ये लोग डिपार्टमेंट के लड़के, ये अपने डिपार्टमेंट से खेलते रहते हैं, इनके मैचेज वहाँ होते रहते हैं। मैं कहता हूँ बुनियादी सतह पर हमारा अंडर 15 का बच्चा, हमारा अंडर 17 का बच्चा, अंडर 19 के बच्चे को जहाँ हम बकाई बुलाते, बकाई में मैच कराते, हम कोरगी में मैच कराते, बड़ी मुश्किलात पेश आती है। लेकिन ऐसा लगता है कि कराची शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र हूँ। तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते खिलाड़ियों पर तवज्जो दे, स्पोर्ट्स पर तवज्जो दे, वरना ये नस्ल क्रिमिनल हो जाएगी। जहाँ भी खेल कम होते हैं वहाँ क्राइम बढ़ते हैं। क्राइम को ख़त्म करना है तो कराची के नौजवानों को ऊपर हाथ रखना पड़ेगा, इनको खेलों की सरपरस्ती करना पड़ेगी, वरना ये तमाम सियासतदान बहुत पछताएंगे। और जाते जाते आज़म खान साहब एक सवाल का जवाब देते हैं। कुछ सवाल ये भी होता है कि जोन 6 जिस जोन से आपका ताल्लुक़ है वो पूरे कराची के 7 जोनों को चलाता है और आपकी इजारादारी है। जोन 6 के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड में तो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, मैं तो नहीं खेलता, वो वहाँ जीतते हैं तो उनकी इजारादारी है। आप मुझे बताएं, आज भी अंडर 19 का मैच हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के मैच हो रहे हैं, जोन 6 नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड की हुई अभी तक, आज के मैच तक। देखें, क्रिकेटर जहाँ से अच्छा खेलेगा वहाँ जाएगा, जहाँ से उसको सपोर्ट होगी वहाँ जाएगा। जोन 6 के अंदर जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है, उनके लिए कराची रीजन क्या, हम तो सभी के लिए फ़ाइट करते हैं, वो खेलते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस से आगे जाते हैं। मैं आपको कितने नाम बताऊं जो दूसरे जोनों से नहीं खेले क्रिकेट, वो जोन 6 से आगे क्रिकेट खेल के पाकिस्तान खेल गए। उनको जोन भी नहीं खिलाते थे, अपने जोन नहीं खिलाते थे, जब वो जोन 6 में आए, जोन 6 से खेले, पाकिस्तान खेले। कई मिसालें हैं मेरे पास। लेकिन आज़म खान साहब, आप सिर्फ जोन 6 के थोड़ी हैं, आप तो पूरे कराची के 7 जोन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। भले से आप 2 जोन में इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन वहाँ पर भी आपको काम करना चाहिए। तो ये कुछ नाइंसाफ़ी नहीं है कि जिसको खेलना है वो जोन 6 में? नहीं, अब्दुल्ला फजल उसकी मिसाल है, अभी जोन 4 से ताल्लुक़ है, वो अभी टेस्ट। वो तो मेरे पास और बहुत सारी मिसालें हैं। अबरार अहमद है, आपके पास रोमान रईस की मिसाल है, आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी। रोमान रईस खैर जोन 6 से था। आपने कहा, देखें जोन 2 जो है वो लास्ट ईयर भी हमारे साथ नहीं था, लेकिन जोन 2 के बच्चे कराची से क्रिकेट खेले। जैसे अपना फास्ट बॉलर, अब मैं नाम भूल रहा हूँ, अख्तर, हाँ अख्तर, वो खेले, फास्ट बॉलर खेले। एक और बच्चा है रियाज करके, वाज रियाज हैं, वो खेले। जो अच्छा लड़का क्रिकेट खेलता है, परफॉर्मेंस करता है, वो खेलता है। हमारे लिए सब जोन बराबर हैं। अब्दुल्ला फजल जो है टेस्ट टीम में आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, नदीम उमर साहब ने उनके लिए फ़ाइट की, बात की, और वो पाकिस्तान टीम में आज अल्लाह का शुक्र है वो वेस्ट इंडीज़ भी जा रहे हैं, इंग्लैंड भी जा रहे हैं, उससे पहले बांग्लादेश गए। तो हमारे लिए सब बराबर हैं। लेकिन लोग जोन 6 करते हैं, हमारे लिए तो हमारे सारे 7 के 7 जोन हैं। बहुत शुक्रिया आपका आज़म खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका खालिद नफीस साहब। तो एक बार फिर जनाब, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची 23 जुलाई को इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं और उस हवाले से आज़म खान साहब और खालिद नफीस की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।